हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आज बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, व्यवसाय के नैतिक नियम, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी, वकीलों की उत्तरदायित्व एंड बार बेंच रिलेशंस। बार बेंच, वकील समूह और जज समूह के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको दो मेन एक्ट इस पेपर में आपको पढ़ने हैं। एक है एडवोकेट्स एक्ट 1961 और दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। आइए कुछ ब्रीफ बातें जानें जो आपके सिलेबस में दी हुई है। आप सिलेबस अपने पास रखें। तो टाइटल में है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन की मान्यताएं, तत्व, आयाम, यथार्थ क्या है, यानी किन चीज़ों पर न्याय प्रशासन टिका हुआ। न्याय प्रशासन का मतलब है पूरा जो न्याय तंत्र है देश का या पूरी दुनिया का, ये सब पर लागू होता है। वो किन चीज़ें वहाँ होनी चाहिए उसको कहा जाए बेसिक पोस्टुलेट्स। फिर आता है इमेज ऑफ जस्टिस। न्याय की मूर्ति, न्याय के प्रतिबिंब, मूर्ति, या किस तरह से उसको शो किया जाता है कि ये न्याय का काम है। तो आपने देखा होगा एक तराजू वाला, आपने एक चित्र बहुत देखा होगा जहाँ केवल एक बैलेंस होती है। इमेज ऑफ जस्टिस उसको कहते हैं बैलेंस स्केल, एक तराजू जो दोनों तरफ बराबर है। तो प्राचीन काल से इसका मतलब ये था कि तराजू में कोई व्यक्ति जो अपना एविडेंस और अपने केस को रखेगा दूसरी तरफ, दोनों तरफ जिस तरह से पलड़ा झुकेगा वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। यानी अदालत अपने आप में कुछ नहीं करेगी, आपको स्वयं ही अपना केस रखना होगा और उस पर एविडेंस देनी होगी जो विधिक रूप से मान्य होनी चाहिए। दूसरा जो एक उसकी इमेज दिखाई जाती वो है स्वॉर्ड, तलवार। ये तलवार जो है दोनों तरफ से धारी होती है और इसको नंगी तलवार होती है, ये किसी म्यान में नहीं रखी जाती। इसका मतलब ये है कि तलवार आदर करना सिखाती है और यह न्याय को लागू करने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसका मतलब ये है। और इसका नंगी होने का मतलब जो बताया जाता है वो ये है अनशीथेड, कि यह न केवल प्रतिवादी बल्कि वादी को भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की। तो ये भी एक तरह का साइन है जो न्याय के रूप में दर्शाया जाता है। फिर आता है ब्लाइंड फोल्ड, बंद पलकें या बंद आंखें। आपने अक्सर एक मूर्ति देखी होगी, महिला के रूप में दिखाई जाती है। प्राचीन काल में बंद आंखों का मतलब ये दिखाया जाता था 16वीं सदी में कि वो मानती थी कि जो न्याय प्रशासन है वो अच्छा नहीं हो रहा और न्याय को बेचा जा रहा है या न्याय का गला घोंटा जा रहा है। तो इसलिए वो उस देवी वो सोचती थी कि मैं इसे नहीं देख सकती, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वर्तमान में अब उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। वर्तमान में उसका मतलब ये निकाला जाता है कि वो देवी कहती है कि मैं केवल आपको एविडेंस और प्रूफ के आधार पर फैसला दूंगी, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगी, चाहे मुझ पर किसी का भी दबाव हो। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तो ये इसके प्रतिमान या इमेजेस हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर आता है व्हील्स ऑफ द चैरिट ऑफ जस्टिस। इसका चैरिट होता है रथ। तो न्याय रथ, जस्टिस, चैरिट ऑफ जस्टिस मतलब न्याय रथ के पहिए। तो न्याय रथ के पहिए, न्याय रथ कहाँ होता है? अदालतों में। उसके दो पहिए कौन कौन से हैं? एक तरफ है बेंच जिसमें जुडिशरी बरादरी आती है, न्यायपालिका सारी, और दूसरी तरफ आती है बार मीन वकीलों का समूह, वकील समुदाय, चाहे वो एक जगह हो या पूरे देश का हो या पूरी दुनिया को। जब बात आती है बार की, इट मीन्स बार ऑफ स्टेट, बार ऑफ प्लेस, बार ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बार ऑफ इंडिया। इसी तरह से बेंच का शब्द आता है। सामान्य तौर पे हम ये समझते हैं कि बेंच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बेंच, लेकिन जब यहाँ बात इस तरह की होगी तो बेंच मीन्स ऑल जुडिशरी ऑफ द कंट्री
इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोनों पहिए जो हैं वो बराबर चलेंगे तभी न्याय का रथ चलेगा और लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। अगर एक भी पहिया आगे पीछे हुआ, या मान लिया जाए अगर बार हड़ताल कर देती है, बार उसके खिलाफ जाती है, तो जस्टिस जो है वो जस्टिस नहीं माना जाएगा। अगर दोनों तरफ से बातचीत और उसके बाद तथ्यों के आधार पर कोई न्याय दिया गया है तो तभी माना जाएगा कि न्याय हुआ है और न्याय का रथ चल रहा है। फिर आता है बेंच जजेज इन द इमेज ऑफ जस्टिस। अब इस चीज़ को आप फिर समझें, बेंच जजेज, यहाँ इसका मतलब दो तरह से है कि वो बेंच जिस पर जज बैठते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में आपने देखा सिंहासन पर राजा बैठता था, वो जज का काम करता था। विक्रमादित्य का सिंहासन आपने सुना होगा। तो सामान्य तौर पे पुराने वक्त में हमारे देश में भी जब शुरू में अंग्रेज़ों के राज में सर्किट कोर्ट थी, घूमते थे, तो इंग्लिश जज या पंच प्रधान आज भी हमारे ऊंचे मूडे पर बैठ जाते हैं, गांव के चौपाल में बैठकर ऊपर बैठ जाते हैं, पत्थर हो या लकड़ी हो कहीं भी वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ पीठ मतलब पीठ टिकाते थे, या पीठ पिछली तरफ उनके इस तरह से होता था कि सब लोगों को नजर आए, सबसे ऊंचे हों। उसी जगह से ये शब्द धीरे धीरे पूरी दुनिया का निकला, या दुनिया से हमारे यहाँ आया। तो बेंच जज मीन एक न्याय के बैठने का स्थान, जज के बैठने का स्थान, उसको न्यायपीठ कहा जाएगा। और उसी से फिर वो पूरा शब्द चलन में आया, प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ जज। अब इसमें कुछ चीज़ें आप और भी जानें। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, सामान्यतः नीचे वाली अदालतों में तो सिंगल जज होते ही हैं, लेकिन आपने देखा कंज्यूमर फोरम में 3 जजेज का पैनल होता है। स्थायी लोक अदालत में भी आपने देखा 3 जजों का पैनल होता है, वहाँ एक जज होता है, 2 मेंबर होते हैं। इस तरह से और बहुत सी अदालतें नीचे भी हैं, ट्रिब्यूनल हैं जहाँ एक से ज़्यादा जज हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे सिंगल जज, सामान्य तौर पे जो बेंच है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी होती है। तो सिंगल जब जज फैसला करता है छोटे मामलों में, तो वहाँ सिंगल जज बेंच कहा जाएगा उसको, तब भी उसको सिंगल जज बेंच कहा जाएगा। यदि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 है, तो उसको डबल नहीं कहा जाता, डिवीज़न जज बेंच कहा जाता है। डीबी शॉर्ट में आता है। कुछ मामलों में डीबी का होना ज़रूरी है, डीबी के बिना वो फैसले नहीं माने जाते। सामान्यतः हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एक जज के फैसले की अपील डीबी में या डिवीज़न बेंच में जाती है। वहाँ 2 या 3 जज वक्त के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा बना दी जाती है। फुल बेंच कहा जाता है, कम से कम 5 होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी कम से कम 5 होने चाहिए। फुल बेंच में कभी कभी पूरे भी आ जाते हैं, पूरे जितने भी जज उस कोर्ट के हैं वो सारे कभी कभी बैठते हैं, तो उसको फुल बेंच भी कहा जाता है। स्पेशल बेंच भी कभी कभी बना दी जाती है कुछ मामलों के लिए। और लार्जर बेंच जिसको वृहद पीठ भी कहा जाता है, ये भी 3, 5 या 7 से ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट हाई कोर्ट के, कि किस तरह के मैटर में बनाना है। लेकिन जब संवैधानिक पीठ का मतलब ही कम से कम 5 जजेज होना, और ये सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। फिर आता है बार एक्ट, वकालत का कार्य। यहाँ वकालत का कार्य भी होगा और वकालत से जुड़े हुए कानून भी होंगे। तो यहाँ बार का क्या मतलब है? तो बार का मतलब 2 तरह से होता है। एक का बार का मतलब होता है किसी पे रोक लगाना। सामान्यतः हम देते खिड़की में सरिये, लकड़ी लगी रहती है कुछ रोकने के लिए, तो उसको भी बार कहा जाता है। लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से बार जो है लीगल प्रोफेशन है, जहाँ वकील सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपने काम के लिए इकट्ठे होते हैं, या उनकी संस्था को बार कहा जाएगा, लीगल इंस्टीट्यूशन या लीगल प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन। तो इसको एक सामान्य मीटोनिम शब्द से जुड़ा जाता है। मीटोनिम मतलब है कि दूसरा इसमें आप देखें कि बार का मतलब ये कहा गया है कि जब वकील कोर्ट में है और कोर्ट में जज के सामने अपनी बात कह रहा है, तो जो दर्शक हैं वो उससे दूर बैठेंगे। जज, वकील और दर्शकों के बीच में जो रोक वाली जगह होगी उसको भी बार कहा जाता है, यानी उसको सेपरेट कर दिया गया है। तो इस तरह से कई टर्म्स इसकी निकलती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। मीटोनिम का मतलब होता है जहाँ उसका एक उपनाम या गूढ़ अर्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे किसान आज दिल्ली धरना डाले हुए, वो कहते हैं कि हम दिल्ली को हिला देंगे।
तो यहाँ दिल्ली को हिलाने का मतलब ना तो केजरीवाल की सरकार है और ना दिल्ली शहर है। यहाँ मतलब उनका है कि हम केंद्र की सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। इसका मतलब दिल्ली को हिला देंगे। तो इनको मीटोनिम या गूढ़ अर्थ नाम कहा जाता है, जो वास्तव में होता कुछ और, इस्तेमाल कुछ और किया जाता है। फिर आता है प्लीड एंड ड्रेस ऑफ एडवोकेट। प्लीड का मतलब होता है अपनी बात कहना। जब हम अपनी बात किसी के सामने कहते हैं तो हम प्लीड करते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये भी होता है प्लीडर बताने वाला, कहने वाला। और प्लीड का मतलब साबित भी करना भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जब जज बोलता है द अक्यूज्ड इज प्लीडेड गिल्टी, तो अक्यूज्ड दोषी साबित हो गया है। तो इस तरह से इसका प्लीड का मतलब आप समझ सकते हो। प्लीडर शब्द भी आता है, इसको भी ध्यान रखें। प्लीड से प्लीडर बना। ड्रेस ऑफ एडवोकेट, ये आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट, मेल फीमेल एडवोकेट की ड्रेस क्या क्या होनी चाहिए, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। उसमें गाउन होगा और बैंड होगा, वाइट शर्ट वाइट पैंट, तो इस तरह से दूसरी चीज़ें ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, मिल जाएगा बहुत। फिर आता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। विधिक व्यवसाय का इतिहास क्या रहा और इसने कैसे आज की स्थिति तक पहुंचा, इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। तो प्राचीन काल जो युग होता था, हम कह सकते हैं कि तब वकील दलील और पीर नहीं होती थी। तब जहाँ तो वो जो राजा वो कहता और वो ही सत्य होता, और इस तरह से तब का समाना नहीं था। बाद में धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। तो सबसे पहले बात है लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में विधिक व्यवसाय कैसा था। तो प्राचीन भारत में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नाटक देखे होंगे। तेनालीराम का नाटक आया करता है एक आजकल, हड़प्पा से विजयनगर से जुड़ा हुआ है। तब क्या होता था कि मुख्य रूप से जो सेनापति या दूसरा व्यक्ति जिसने उसके ऊपर शिकायत लगाई, वो राजा को अपनी बात कहता और राजा उसको देख के उसको सजा या दंड या जुर्माना जो भी करना होता तुरंत कर देता था, क्योंकि उसमें झूठ बोलने की गुंजाइश व्यक्ति की कम होती थी। जो व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो झूठ बोल ले, लेकिन फिर भी उसमें जो उनके सलाहकार रहते थे दरबार में, वही उस सच झूठ का पता लगाते थे। हमारे भारत में और ख़ास करके पिछड़े इलाकों में आज भी लोगों से सच झूठ के लिए लोहे की गर्म राड उसके हाथ में दी जाती है, तेल में हाथ डाला जाता है, और ये गाहे बगाहे खबरें आज के ज़माने में भी आती हैं। ये खबरें व्यक्त होता था जब सच झूठ को तय करने के पैमाने उस वक्त हुआ करते थे। तो तब हमारा हिंदू धर्म के अनुसार ही वेद काल या प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों शास्त्रों के आधार पर फैसले किए जाते। तो वकीलों का ज़्यादातर वहाँ जगह लीगल प्रोफेशन की नहीं थी। बस ज्ञानी हो सकता था कोई भी, लेकिन दूसरे की पैरवी करने का मतलब ये था कि वो सिर्फ सच झूठ का पता लगाता था। फिर आता है पोजीशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन मुस्लिम रिजीम। मुस्लिम का शासन काल आया, तो ये सामान्यतः हमारे यहाँ 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी अंग्रेज़ों के आने तक या 17वीं तक चलता रहा। लगभग ये 1861 के बाद जाके ख़त्म हुआ है, जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में राज कर लिया। तो तब तक ये काल जो था 700 सालों तक चलता रहा। तो मुग़ल काल में जो होता था, मुग़ल काल में राजा का, उसका नवाब का या बादशाह का दरबार होता था, और वहाँ काजी मुफ्ती मौलवी सामान्यतः वही लोग उसका न्याय करते थे। तब जो वकील शब्द होता था, वकील का मतलब कोई पढ़ा लिखा ना हो के वकील एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था। तो वकील जो शब्द है हम इस्तेमाल करते, ये अरबी फ़ारसी भाषा से निकला हुआ है। इसका मतलब है प्रतिनिधि, जो किसी को प्रतिनिधि कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना ज़रूरी नहीं था, ला पढ़ा लिखा, लेकिन वो फिर भी कुछ जानता था, इसलिए दूसरा उसको वकील नियुक्त करता था, या वो उसकी पैरवी के लिए या उसकी तरफ से वो अपनी बात कहता था। आपने फिल्में देखी होंगी जहाँ निकाह होता है किसी मुस्लिम पद्धति से, तो अक्सर अगर ध्यान से देखें तो काजी साहब जो निकाह पढ़ाने वाले होते हैं, वो आके कहते हैं उस औरत को कि मुझे सलीम पुत्र
शाहजहाँ ने अपना वकील मुकर्रर किया है, यानी मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है और मैं तुम्हें उनसे 2000 रुपये बिल एवज मुअज्जल या मुवज्जल महर के निकाह करने की इजाज़त चाहता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है। यानी वहाँ वो वकील शब्द इस्तेमाल होता है, तो प्रतिनिधि के रूप में वो आते हैं, तो इसलिए मुग़ल कालीन से शब्द निकला हुआ है वकील। फिर आता है लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। तो ब्रिटिश रिजीम जब लगभग आ चुका था भारत में, तो आपने देखा सबसे पहले जो मिलता है हमें चार्टर आए, 1726 वाला आया, मेयर कोर्ट बनी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वकील समुदाय के लिए अलग से कोई बात उसमें नहीं कही गई है। लेकिन 1773 वाले चार्टर में जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो पहली बार जो जानकारी में आता है वो बनाया गया था वहाँ अटॉर्नी जनरल जो कंपनी का वकील होता था। तो यदि आपको ध्यान हो, कोसी जुरा या काशीनाथ वाला आपने केस पढ़ा, तो जब गवर्नर और उसकी लोगों पर तामील नहीं हो पाई समन और उन लोगों को बुलाने पर भी वो नहीं आए, तो जज ने गुस्से में आकर अटॉर्नी जनरल जो थे उनको जेल में डाल दिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि 1773-74 में पहली बार भारत में अटॉर्नी जनरल या वकील शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर इस तरह से वो अब उसके बाद आते हैं 1889 वाले एक्ट में कि पहली बार कुछ लोगों को मुफस्सिल अदालतें जो हमने पढ़ी थी, जो सदर अदालतें थी बाहरी एरिए की, वहाँ कुछ लोगों को पैरवी करने के लिए इजाज़त दी जाती थी। और वो लोग जो पैरवी करते थे उनके नाम तब होते थे प्लीडर्स, मुख्तार्स या रेवेन्यू एजेंट, और इस तरह से वो काम करते थे। इस तरह से लीगल प्रोफेशन ब्रिटिश इंडिया में तब से लगभग शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर आता है ऑटोनॉमी ऑफ लीगल प्रोफेशन, विधिक व्यवसाय की स्वायत्तता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब हमारे पास कमाई के अपने साधन हों तो हमें ऑटोनॉमी मिलती है कि हम खुद कमाएं और खुद अपनी इच्छा से खर्च करें, दैट इज़ द ऑटोनॉमी। तो लीगल प्रोफेशन, हर वकील अपनी जगह स्वतंत्र होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सामूहिक रूप से कि यदि एक वकील अपने सब लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रुपिंग के रूप में उनके पास क्या सेफ्टी है ये नहीं थी, तो ये आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। तो सबसे पहले ये 1920-21 में इलाहाबाद में एक वकील महोदय थे, उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने तब के इलाहाबाद हाई कोर्ट तब तक बन चुका था। ये आप कल लास्ट वाली वीडियो अगर देख लें थोड़ी सी, तो उसमें कल क्वेश्चन भी लेट आई थी, 3-4 आए थे, और नहीं देखी तो देख लें हाई कोर्ट्स कैसे बने थे। और वहाँ उन्होंने उस हाई कोर्ट के जज महोदय को एप्लीकेशन लिखी कि इस तरह से एक कुछ संस्था बननी चाहिए। तब तक छोटे मोटे काम हो रहे थे, ज़्यादा नहीं थे। तब हाई कोर्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के सर एडवर्ड कैमर करके, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा गया इंडियन बार कमेटी 1923, ये आपके सिलेबस में है। और ये कमेटी बनी और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी लगभग 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी, और उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने सुझाव दिए, क्योंकि कमेटियाँ अपने सुझाव देने के लिए बनती हैं। जिस तरह से अभी किसानों के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन उन्होंने उसमें इनकार कर दिया, तो कमेटी ने केवल सुझाव देने थे, वो बात अलग है। तो जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस कमेटी के द्वारा बताई गई, उसमें ये कहा गया कि वकीलों के बहुत सारे समुदाय हैं, कैटेगरीज़ हैं, उनको अलग किया जाए। अलग अलग तरह की वकीलों को वकालत करने के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए। हर प्रांत, क्योंकि हाई कोर्ट काफ़ी हो गए थे और हर प्रांत के अपने अपने नियम थे, उनको ये भी लोगों ने सुझाव दिया कि सभी प्रांतों के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए, सभी वकीलों के लिए, पूरे सभी हाई कोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने अपने सुझाव दिए और उनमें ये कहा गया कि वकीलों की जो कैटेगरीज हैं उनको तो टर्न डाउन करना चाहिए, लगभग कैटेगरी एक जैसी होनी चाहिए, और उसमें हमें एक सामूहिक रूप से
एक पूरे ऑल इंडिया या नहीं तो कम से कम एक हाई कोर्ट के लेवल पर एक वकीलों की एक समुदाय या काउंसिल बननी चाहिए। फिर भी उन्होंने ये कहा कि अभी वकील और एडवोकेट के जो बीच का भेद है वो हम अभी इतनी जल्दी इस पे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि चलता रहना चाहिए, क्योंकि तब उनकी परिस्थितियाँ अलग थी। वो जो एडवर्ड साहब थे वो इंग्लिश पढ़े हुए थे, बैरिस्टर थे पुराने वक्त के, और नए जो लोग आ रहे थे अलग। तो एक जनरेशन गैप भी था। तो उन्होंने जो सुझाव दिए अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमें एक लीगल प्रोफेशन के लिए कमेटियां भी हमारी बननी चाहिए, ताकि वो वकीलों का समूह बना सकें और वकीलों के समूह को कंट्रोल कर सकें, जो हर हाई कोर्ट लेवल पर होनी चाहिए। उस कमेटी की अनुशंसा को या रिकमेंडेशन को मानते हुए तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका नाम था इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। आपको ये पढ़ना चाहिए। और ये जो एक्ट था ये पूरी तरह से पूरे ब्रिटिश इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स पर लागू कर दिया गया। और तब ये जो थी पावर हाई कोर्ट के जजेज को दे दी गई कि वो उनका एक एडवोकेट जनरल भी होता था और वही एक वकीलों का समूह बनाते थे। किस वकील को पैरवी के लिए वकालत का सर्टिफिकेट देना है ये नहीं, तब ये हाई कोर्ट वाले जज तय करते थे। इस तरह से ये आप इस एक्ट को भी देख सकते हैं। फिर आता है ऑल इंडिया बार कमेटी 1951। तो इस तरह से छोटे मोटे चलते रहने के बाद देश अब आज़ाद हो गया। तो पहली बार जो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा ऑल इंडिया बार कमेटी 1951। तब ये सोचा जाने लगा कि अब हमारे देश आज़ाद भी हो गया और यहाँ बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है। तब जो सबसे पहली बार जस्टिस SR दास के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा इंडियन बार कमेटी 1951। और इस कमेटी को ये बताया गया को जो टास्क दिया गया कि आप ये देखें कि क्या ऑल इंडिया लेवल पर वकीलों का एक समूह बनाया जा सकता है, उनके काम कैसे होने चाहिए, उनका रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, जो विभिन्न तरह के नाम हैं वकीलों की कैटेगरीज अलग अलग है उनको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के अलग अलग नियम क्या हैं, किस तरह से होने चाहिए वकीलों के संबंध में। तो आप इस पे अपनी राय दीजिए। तो कमेटी ने जो मेजर रिकमेंडेशंस दी, जो मुख्य सलाह दी, उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया लेवल पर एक यूनिफाइड मीन एकीकृत बार होनी चाहिए जो पूरे देश के वकीलों को, क्योंकि 1951 तक लगभग देश एक हो गया था और पूरे देश के वकीलों को वो ग्रुप कर सके। और उससे क्या होगा कि वो सभी एक समूह में आएंगे और उनके लिए रूल रेगुलेशन एथिक्स सारी चीज़ें पूरी होंगी। और ये भी उसमें कहा गया कि केवल एक नाम एडवोकेट रहना चाहिए, बाकी सारे नाम जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए और एडवोकेट ही नाम रहना चाहिए। और उसको जो पावर होनी चाहिए वो किसी भी छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाकर पैरवी कर सके, और उसके लिए कम से कम एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उससे पहले किसी व्यक्ति को नहीं, तब 2 साल की लॉ होती थी, तो 2 साल की लॉ की डिग्री वाला ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने पहले ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 2 साल तक लॉ पढ़ा हो। तो इस तरह से ये, और उसमें ये भी कहा गया कि हर स्टेट भी अपनी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बना सकता है और स्टेट्स भी अपनी अपनी बार की यूनियन बना सकते हैं। इसी को कहा गया है यूनिफाइड बार, एक रूप बार। ये जो ऊपर कमेटी में नाम आए थे, इसको द नेसेसिटी ऑफ टाइम, समय की आवश्यकता, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद वकीलों को कंट्रोल करने के बाद और छोटे मोटे डिस्प्यूट दूर हों बार बेंच के मध्य, इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसको आप अच्छी तरह से देखें। अब आती है 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन की हमने बात की थी। लॉ कमीशन ऐसे कमीशन होते हैं जो सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज और उनके साथ कुछ और लोगों को नियुक्त करके एक कमीशन बना देती है, जिसको अधिक, जैसे आपने कमेटी पढ़ी, ये कमीशन है, वो कमेटी थी, ये कमीशन है। इसमें कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं, चीज़ लगभग काम एक ही करते हैं। तो लॉ कमीशन बना दिया जाता है और उसको टास्क दिए जाते हैं कि देश में मौजूदा
कानूनों में क्या संशोधन किया जा सकता है और आने वाले समय में क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। तो कल जो पहला हमने पढ़ा था वो पहला लॉ कमीशन बना था 1834 में, जो 1833 वाले एक्ट में आया था। और उसमें जो पहले उसके लॉ कमीशन के जो चेयरमैन बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले, तब उनको लॉ एम्ब्रेसर कहा जाता था। तो अब ये जो स्वतंत्र भारत का ये पहला लॉ कमीशन आया था, इसमें चेयरमैन इसके बनाए थे MC शीतलवाड़ सर। इन्होंने संविधान बनाने में भी योगदान दिया था, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। इस लॉ कमीशन ने बहुत सारी रिपोर्टें दी अलग अलग मुद्दों पर। तो 14वीं जो रिपोर्ट इनकी थी, रिपोर्ट नंबर 14, ये थी कि ऑल इंडिया लेवल पर एक बार का कैसे गठन किया जाए और वकीलों का समूह को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसको आप पढ़ेंगे। इंडियन बार कमेटी 1951 के जो सुझाव दिए गए थे, जो हमने पढ़ा SR दास के माध्यम से, उसी तरह से इस जो रिपोर्ट थी 14वें लॉ कमीशन, इसने जो रिपोर्ट दी थी वो 1958 में दी थी। दोनों ही एक जैसी चीज़ें, लेकिन उसकी थोड़ा, वो कमेटी है, ये कमीशन है। तो कमीशन की रिपोर्ट भी आई और उधर कमेटी की रिपोर्ट भी आई, और दोनों को मिलाने के बाद फिर जो बनाया गया वो बनाया गया हमारे लिए एडवोकेट एक्ट 1961। तो इस तरह से हमारे देश में विधिक व्यवसाय ने कहाँ से चलते हुए कहाँ तक क्या विकास किया वो आप पढ़ेंगे। तो अब ये एडवोकेट एक्ट है जो 1961, इसमें 7 चैप्टर्स हैं और कुल 61 सेक्शंस हैं। 61 वाली में शेड्यूल है, 60 सेक्शंस बच जाती हैं। पहली इसका कब इसका कमेंसमेंट हुआ, दूसरी में डेफिनेशन से आप वो देख लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप खुद देखेंगे। यहाँ 2 चीज़ें और देखें। जब ये कमेटी एडवोकेट एक्ट बनता है, एडवोकेट एक्ट के अनुसार जब बार का चुनाव होता है, 2-3 तरह से होता है, मोटी मोटी बातें करते हैं। पहला है प्रोविजन विच स्ट्रेंथन यूनिफाइड बार, ऊपर भी बात की गई थी यूनिफाइड बार की आवश्यकता, और यहाँ भी है। तो बार एक्ट के अनुसार, एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार वो कौन सी चीज़ें हैं जो एकीकृत बार को पावर देती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो सेक्शन 5 में लिखा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब पूरी बन गई एडवोकेट एक्ट से, तो वो एक गवर्निंग बॉडी होगी, उसका एक विधिक व्यक्ति तब होगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, रख सकती है और पूरे वकील समुदाय को कंट्रोल कर सकती है, और वो करती है। वही चीज़ उसको ताकत देती है। और सेक्शन 7 में भी उसका बनना का देखेंगे, और सेक्शन 15 में वहाँ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा है, आप इसको अलग अलग सेक्शंस को देखें। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बार ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो पूरे भारत में या ऑल इंडिया बेसिस पर बारों का संगठन या बार का संगठन कैसे बनता है। तो ये बनने का तरीका ये है कि सभी स्टेट्स की अपनी अपनी बार काउंसिल हैं, जिनको स्टेट बार काउंसिल कहा जाता है। जैसे राजस्थान बार काउंसिल, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल। राजस्थान बार काउंसिल केवल राजस्थान के लिए है। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों जगह का वकील समुदाय शामिल है। इस तरह से केरला में समुद्र का हिस्से वाला लक्षद्वीप शामिल है। तमिलनाडु बार में पांडिचेरी वाली बार भी शामिल है, और उसके साथ अंडमान निकोबार वगैरह के भी शायद शामिल हैं। तो इस तरह से जब तक वो शामिल हैं, इसके लिए फिर ये होता है कि किसी बार में कितने वकीलों को चुना जाएगा। 5 सालों के लिए इनका चुनाव होता है, और उन वकील समुदाय में से सदस्य चुने जाते हैं जो एक जगह, जहाँ सामान्य तौर पे हाई कोर्ट रहता है, वहाँ उनका सिटिंग एरिया होगा और वहीं उनका ऑफिस और बाकी चीज़ें होंगी। तो कितने सदस्य होने पर कितने मेंबर चुने, जिस तरह से हमारे देश में MP चुने जाते हैं जनसंख्या और देश के आधार पर, और राज्यों में चुने जाते हैं MLA राज्य की जनसंख्या के आधार पर, और इसी तरह से वकील समुदाय से सदस्य चुने जाते हैं जिनको मेंबर ऑफ बार काउंसिल कहा जाता है। कितने मेंबर होने पर, तो राजस्थान में 40,000 से ज़्यादा वकील समुदाय, इसलिए राजस्थान में 25 वकील समुदाय से मेंबर्स चुने जाते हैं, और इनका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति वाली पद्धति पर होता है। यानी 25 लोगों का एक बैलेट आएगा
25 आपको जितने लोग उस इलेक्शन में भाग लेंगे, जैसे पिछले साल लगभग 160 लोगों ने हिस्सा लिया था, 160 लोग मेंबर बनने के इच्छुक थे, और जो बैलेट पेपर आया था उस पे 160 नाम छपे हुए थे, लेकिन आपको केवल 25 नामों पर टिक मार करना था, और उस पर भी आपको बताना था कि मैं पहला किसको पसंद करूंगा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। इस तरह से कुल आपको 25 नामों तक टिक करना होता है। उसी को काउंटिंग करते हुए वहाँ फिर रिवर्सिबल काउंटिंग के आधार पर उनका जो काउंटिंग होती है, जो अक्सर महीनों चलती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह वहाँ भी होता है। कम वोट लेने वाले के जो वोट हैं वो नेक्स्ट को, अगर वो जीत नहीं पाता तो उससे ऊपर वाले को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक सिस्टम है। और यहीं फिर उन 25 में से एक को चेयरमैन चुना जाता है बारी बारी, और वहाँ वो अपनी अपनी कमेटियाँ बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से आप स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं और अध्यक्ष बनता है, दूसरे बनते हैं, और चाहें तो उसके बाद आप और कमेटियाँ बना सकते हैं आवश्यकता तो यहाँ भी बनती हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी और आवश्यक कार्यों के लिए कमेटी। तो इस तरह से वो जो कमेटियाँ बनती इन्हीं वकीलों से बनती हैं, और उसके साथ दूसरे भी जोड़े जा सकते हैं। अगर उसमें आप पढ़ेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी में चुने हुए मेंबर्स प्लस दूसरे को जोड़ा जा सकता है। तो इन्हीं 25 वकीलों को ही 5 साल तक काम करना है, और उन्हीं में से चेयरमैन बनता है। और इन्हीं स्टेट के, हर स्टेट के एक एडवोकेट को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्टेट की बार काउंसिल के एक चुने हुए सदस्य को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी नॉमिनेट किया जाता है, तो जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होता है। तो इस तरह से पूरे समुदाय के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक सिस्टम काम करता है, जो यूनिफाइड बार के रूप में काम करता है। यही आपसे पूछा जा सकता है, और लिखना, और अलग अलग चीज़ें भी आपको याद इसमें रखनी है। तो यदि आप स्टेट बार काउंसिल का गठन होगा, वो कैसे चुनाव और क्या है, तो सेक्शन 3 में लिखा है। एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में स्टेट बार काउंसिल बताई गई है। सेक्शन 4 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इनके इलेक्शन का सिस्टम क्या है, सेक्शन 14 और 15, एक्ट में 14 और 15 लिखा है, लेकिन इसके आगे रूल्स बने हुए हैं जो आपको अलग से देखने हैं कि इनके पूरा चुनाव होने के नियम क्या हैं। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के बने हुए हैं। तो चुनाव पद्धति जो उसको आपको आगे अंदर रूल्स में मिलेगी। फिर आती है इम्पोर्टेंट सेक्शन एडमिशन। एडमिशन यानी आप एडवोकेट के तौर पर कैसे दर्ज हो सकते हैं। इसमें जो अब जो डेफिनेशन आएगी, हु इज़ एन एडवोकेट, तो एडवोकेट वो है जो एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा दर्ज किया गया है, तभी एडवोकेट बनता है, अदरवाइज आप एडवोकेट नहीं हैं। आप जब लॉ कर रहे हैं और लॉ पूरी कर जाएं 3 साल की, तो आप सिर्फ लॉयर बन सकते हैं। लॉयर मीन्स जो कानून जानने वाला है, आप एडवोकेट नहीं हैं। तो एडवोकेट आप तब बनेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन इस एडवोकेट एक्ट के तहत किसी बार में, एप्लीकेशन हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देनी है, लेकिन जाएगी वो स्टेट बार के माध्यम से, और तब जब आपको वहाँ से एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा, तब आप एडवोकेट लिख सकते हैं, और एडवोकेट की जो यूनिफॉर्म में पहन सकते हैं। उससे पहले पहनना भी कायदे अनुसार गलत है, अपराध है। तो एडमिशन के लिए 26, 24 है सेक्शन, और इसको आगे आप डिफाइन करेंगे तो सेक्शन 16 से 28 तक आप पढ़ेंगे क्या क्या ज़रूरतें हैं। फिर आता है डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ क्या हो सकती हैं किसी एडवोकेट पर या दूसरे व्यक्ति पर जो एडवोकेट ना होने पर भी वैसा काम अदालत में कर रहा है। तो सेक्शन 9 और 10 आप पढ़ें, फिर उसके बाद 35 से 40 पढ़ें, और उसके बाद उसके आगे रूल्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ लीगल एजुकेशन, विधिक शिक्षा का नियमन कैसे होता है। तो सेक्शन 7 में बताया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप जो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, तो इन सभी लॉ कॉलेज को कैसे मान्यता देनी है, लॉ कॉलेज में क्या फैसिलिटी होगी, क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहेगा, क्या क्या कुछ होगा, ये सारा कुछ सेक्शन 7 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर है और वो रेगुलेट करती है। और इसी द्वारा ही वो हर लॉ कॉलेज को हर साल वो उनको एक नया सर्टिफिकेट जारी करती है कि आप इस साल के लिए ये कोर्स पढ़ा सकते हैं और ऐसे पढ़ा सकते हैं, और आपके क्या स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स होने चाहिए
वो सारा सेक्शन 7 और उसके आगे बने हुए नियमों में आपको पढ़ना है। इस तरह से एडवोकेट एक्ट को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आती हैं कुछ और चीज़ें। इमेज पोजीशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन सोसाइटी। समाज में विधिक व्यवसाय या लाभ वकालत का क्या स्थान है, लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, तो इसको वैसा ही सोचेंगे जैसा हम बनाकर उसको रखेंगे। तो ये आगे है कि एडवोकेसी इज ए प्रोफेशन नॉट ए बिजनेस। वकालत को एक प्रोफेशन का मतलब पेशा है, बिजनेस व्यापार नहीं है। यहाँ व्यापार और व्यवसाय में आपको फ़र्क करना है कि व्यापार वो होता है जहाँ पैसा लगाकर छोड़ दिया जाता है, हर कोई भी करता रहे। लेकिन प्रोफेशन वो होता है जो उस व्यक्ति के पर्टिकुलर दिमाग की उपज होगा, उसके अपने पर्सनल स्किल की होगा और उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकेगा। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेक्चरर है। तो इस तरह के प्रोफेशन केवल वही व्यक्ति अपने दिमाग की स्किल के आधार पर ही कर सकता है, पैसा केवल उसमें नहीं होता। तो बिजनेस में पैसा लगा के कोई भी चला सकता है, लेकिन प्रोफेशन पर्टिकुलर वही व्यक्ति कर सकता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें। तो इसलिए लीगल प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन कहा गया है। नोबल प्रोफेशन जिसमें ईमानदारी हो, लोगों के प्रति अच्छी नीयत हो, सिंपैथी हो, भलाई करने की आप में इच्छा हो, उस चीज़ को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। Therefore, the legal profession is considered a noble profession as it is the upholder and protector of law। क्योंकि ये लॉ को भी बचाता है और लॉ को ऊपर उठाता है, और ये एक पूरी सोसाइटी को सर्विस देने वाला काम है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊपर चला जाए, आखिरकार उसको कानून की जब जानकारी की ज़रूरत होगी तो वो एक वकील की या एडवोकेट की सलाह उसको लेनी ही होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी। तो लीगल प्रोफेशन जो सबसे ऊपर माना जा सकता है यदि आप अच्छा करते हैं। फिर आता है डिटीरियोरेशन इन इमेज ऑफ लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन में गिरावट क्यों आ रही है स्वतंत्र भारत में, आज के भारत में 1950-51 के बाद में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोग व्यवसाय में आते हैं, अदालतों में भी आजकल वैसे उन्हीं लोगों में से अदालतों में जाते हैं लोग। पढ़ाई की कमी, दूसरी चीज़ों की कमी, कंपटीशन, भाई भतीजावाद, किसी भी तरह से वहाँ चुने जाना और अपना काम करने शुरू कर देना, चाहे आप उसका ज्ञान रखें या ना रखें, तो वो सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ करने वाली है। तो इस पे एक आया ड्राफ्ट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 2010। ये अभी लागू तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लीगल प्रोफेशन को हम ऊपर कर सकें और बचाया भी जाने की कोशिश करें। और ये चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, कंडक्ट्स ऑफ एडवोकेट की क्या ज़रूरत है, किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और तभी हम लॉ प्रोफेशन को ऊपर कर सकते हैं। अदरवाइज लॉ प्रोफेशन जो है वो जा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें ज्ञान और पढ़ाई की कमी, डिस्कशन की कमी, नई चीज़ों को अपनाने की कमी, बेतुकी चीज़ों पे अदालतों पे बढ़ता बोझ और फैसले ना हो पाना और फैसले होने में सालों लग जाना। तो उसमें वो पूरा कसूर सबका मिलजुल कर बार और बेंच का आता है और लीगल प्रोफेशन जो है वो बदनाम होता है। फिर आता है रोल ऑफ लॉयर्स इन सोसाइटी। समाज में वकीलों का क्या रोल है। तो समाज जो है वो, वकील जो है समाज के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाला एक ऐसा हथियार है जो कभी भी उसको बता सकता है कि आपके ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, क्यों आपकी ज़रूरत है। और वकील को ना केवल पैसे के लिए बल्कि बिना पैसे के भी अपनी उचित सलाह जहाँ उसकी आवश्यकता हो वहाँ उसको देनी चाहिए, ताकि समाज का भला और समाज के भले के साथ ही वकील का खुद का भी भला हो सकता है। ज़रूरत पड़े तो उसको फ्री में सलाह भी देनी चाहिए, फ्री में हेल्प भी उनकी करनी चाहिए। यही उसके वकील का समाज में स्थान हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने 2 टॉपिक अभी किए हैं, दूसरे को जल्दी ही पहुंचते हैं आप तक।
तो इसको अच्छी तरह से करें, एडवोकेट एक्ट को बहुत अच्छी तरह से करें। बाकी चीज़ें आप इसको जैसे भी करें अच्छी करें, लेकिन हर टॉपिक इसमें हमने डिस्कशन कर लिया है और कोई आपका छोड़ना आपको नहीं चाहिए। ओके, मिलते हैं जल्दी ही, दूसरी भी आज ही लोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।